राजधानी भोपाल से मंगलवार देर रात आई इन तस्वीरों ने प्रदेश में सियासी हलचल तेज कर दी है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करने पहुंचे, जिसके बाद प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हुई। अलग अलग क्षेत्रों से कुछ नाम भी सामने आए। अब पिक्चर कुछ हद तक क्लियर हो चुकी है। गुरुवार सुबह 11 बजे कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इसलिए उसमें जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने आएगा। हमारे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इसलिए उसमें जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने आएगा। फिलहाल कैबिनेट में मुख्यमंत्री के साथ 30 मंत्री हैं, यानी 35 पद वाले कैबिनेट में फिलहाल 4 पद खाली हैं। जाहिर है चुनावी साल में इसे जातिगत समीकरण, नेताओं की नाराजगी और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। विंध्य से पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला लगभग तय हैं, तो महाकौशल से गौरी शंकर बिसेन का नाम है। वहीं दो नामों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। जिन दो नामों का जिक्र हुआ है उनके बारे में भी जान लेते हैं। गौरी शंकर बिसेन 7 बार के विधायक और 2 बार के सांसद हैं। महाकौशल से आने वाले बिसेन का बालाघाट समेत कई सीटों पर पवार समाज के बीच खासा प्रभाव है। 2018 चुनाव में बीजेपी को विंध्य से बड़ी जीत मिली थी। विंध्य से प्रतिनिधित्व के चलते 4 बार के विधायक राजेंद्र शुक्ला का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इन दो नामों के अलावा 2 नाम फिलहाल सस्पेंस हैं। हालांकि क्षेत्रीय समीकरण के मुताबिक ग्वालियर चंबल या बुंदेलखंड और जातिगत समीकरण के मुताबिक देखें तो ओबीसी आदिवासी चेहरे को कैबिनेट में जगह मिलने के कयास हैं। इधर बीजेपी की समीकरण साधने की तैयारी है तो कांग्रेस भी उसी पर निशाना साधते हुए तंज कस रही है। टिकट का भी सुन रहे हैं और वो मंत्रिमंडल विस्तार का भी सुन रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार का मतलब ये है कि जिन इलाकों में कमजोर हैं वहाँ रिप्रेजेंटेशन आखिरी, जिस तरह से आखिरी मौके पे इनको लाडली बहना याद आई, आखिरी मौके पे किसान याद आए, कभी कर्मचारी युवा आ रहे हैं और आखिरी मौके पे ही वो क्षेत्र जहाँ का रिप्रेजेंटेशन वो भी आखिरी मौके पे याद है। अब कुछ नहीं होगा, समय निकल चुका है। बीजेपी का समय खत्म, अब कांग्रेस का, कमलनाथ जी का समय। 114 नहीं 174 से ज्यादा सीट कमलनाथ जी नेतृत्व में आएगी और कांग्रेस सरकार। हालांकि नए मंत्रियों को कामकाज के लिए सिर्फ 1.5 महीने का ही वक्त मिलेगा, लेकिन बीजेपी इनके जरिए चुनावी समीकरण तो साध ही लेगी। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, चुनाव के इतने करीब कैबिनेट विस्तार के पीछे क्या मकसद है? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधना चाहती है? सवाल नंबर 3, कैबिनेट में ग्वालियर चंबल को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मिनिस्टर का चुनाव। और बिल्कुल चुनाव के दरवाजे पर, चुनाव की दहलीज पर खड़े होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, मित्रों आइए, आपका स्वागत है। और 2 मित्र जिनके नाम कंफर्म हैं, बहुत भरोसेमंद और विश्वसनीय साथी रहे हैं राजनीतिक यात्रा में शिवराज जी के, अनुभवी और महाकौशल से आने वाले, ओबीसी वर्ग से आने वाले गौरी शंकर बिसेन जी, और साथ ही हैं राजेंद्र शुक्ल जो विंध्य से आते हैं और पिछली बार बीजेपी को बिल्कुल कांग्रेस के करीब लाने में जिस अंचल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उस अंचल के प्रतिनिधि राजनेता है राजेंद्र शुक्ल। इसलिए बहुत हैरत जताई गई थी जब वो कैबिनेट में नहीं रहे थे। लेकिन राजनीति और क्रिकेट गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज़ कहे जाते हैं। राजनीतिक और शानदार राजनीतिक अनिश्चितता का खेल है सियासत। तो बेहिचक, लेकिन अब दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। वक्त भले ही कम है लेकिन बल्लेबाजी जमकर करनी है। आज इसी पर बात करेंगे, क्या निहितार्थ हैं, क्या मायने हैं, और बीजेपी ने दरअसल इसके ज़रिए अपने भीतर के जो इक्वेशंस हैं उनको साधने की कोशिश इसमें ज़बरदस्त तरीके से करने का प्रयास किया है, क्योंकि इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। वो किनारे पर बैठकर तंज कस सकती है, जो उसका अधिकार है विपक्ष के नाते। इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं और राजनीति के इस खेल के निश्चित और अनिश्चित पक्ष के गहरे जानकार भी हैं। अवनीश बुंदेला जी हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और डॉक्टर दीपक जी के साथ वो भी देख और समझ रहे हैं राजनीति के इन पक्षों को, इन पहलुओं को भी। मनोज सैनी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। मनोज, बीजेपी के रिजिम में एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। कल सुबह 11 बजे का समय
तय माना जा रहा है गुरुवार का, लेकिन अभी तक निमंत्रण पत्र नहीं छपे हैं और अभी तक सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं 11 बजे है, पक्का है ना। दोनों नेताओं को खबर कर दी गई है कि भोपाल में रहें। मुख्यमंत्री का आज का काफ़ी व्यस्त शेड्यूल था और गवर्नर साहब को शुक्रवार को ग्वालियर जाना है, तो कल का दिन है, तो हम तो ये मान रहे हैं कि कल 11 बजे तक फर्स्ट हाफ में हो जाना चाहिए। बहरहाल आप इस पूरी कवायद को किस तरह देखते हैं? देखिए, समय में थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है कि वो 11 की जगह कहीं और थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये तय है कि कल 2 मंत्री बनने जा रहे हैं, गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ल। 2-3 नामों की और चर्चा थी, जिसमें राहुल लोधी के नाम की चर्चा भी चल रही थी, जालम सिंह पटेल के नाम की। शाम होते होते कहीं से संजय पाठक का नाम भी आ गया, लेकिन ये सिर्फ कवायदें हैं, ऐसा कुछ होना नहीं है। मूल रूप से 2 मंत्री बन रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बड़े गहरे समीकरण। अभी हाल ही में आपने देखा कि बिंद से अभय मिश्रा कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए और अभय मिश्रा राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे, आपको याद होगा। तो वो उस तरह की वहाँ स्थितियाँ जो खबरें आ रही है बहुत बेहतर नहीं है। भले राजेंद्र शुक्ल बहुत सज्जन आदमी कुछ ना कहे, लेकिन बात ही बात में बहुत सारी बातें कई बार आ जाती है। तो हमें लगता है वो सब चीज़ें, जातिगत समीकरणों को भी वहाँ पर देखना। और बिंद ने बहुत बढ़िया भारतीय जनता पार्टी का 2018 में साथ दिया था, तो बरकरार रहे, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार नज़र बनाए हुई है बिंद पर। जहाँ तक गौरीशंकर बिसेन की बात करें, तो अभी जब अमित शाह पहुँचे ग्वालियर चंबल, तो उन्होंने कहा जीत की शुरुआत छिंदवाड़ा से होना चाहिए, और छिंदवाड़ा में एक बड़ा वोटर जनजाति के बाद कोई सबसे ज़्यादा है तो वो है बिसेन या पवार, तो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए कर रहे हैं कि वो चुनाव में भी किसी भूमिका में नजर आ सकते हैं, इस बार अपने क्षेत्र से नहीं बल्कि छिंदवाड़ा से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहा भी जा रहा है कि उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गौरीशंकर बिसेन को स्थान दिया जा रहा। गाहे बगाहे वो अपनी बातों से इशारा भी करते रहते हैं, परेशान भी करते रहते हैं, तो अब ये समय नहीं है कि परेशान किया जाए। लेकिन शरद जी, ओवरऑल हम सब देख रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेचैनी भी नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, आप विस्तार करिए, अब समय इतना है नहीं कि 1.5 महीने 2 महीने में कोई मंत्री क्या करेगा, क्योंकि 5 से 10 अक्टूबर के बीच में ये तय हो गया कि आचार संहिता लगने वाली है। अभी 30% क्षत्रिय है, 25% ब्राह्मण है, और बाकी हम बात करें तो 2-4 बिल्कुल मनोज। और इसमें जो मोटे तौर पर बात नजर आ रही है वो मान सम्मान प्रणाम करने की बात अधिक है, कि अपने उन नेताओं का, खासतौर से जिन 2 नेताओं के नाम स्पष्ट हैं, उनका मनोबल बढ़ाया जाए, उनसे कहा जाए कि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। राजनीति में समीकरणों के चलते चूक नहीं होती, समायोजन में कुछ लोगों को बहुत लंबे समय तक विलंब करना पड़ता है, उसके लिए क्षमा, लेकिन आप आइए, आगे भी आपके लिए बेहतर द्वार खुले हैं। कुछ इस तरह का मैसेज है, जो एक अच्छा मैसेज है चुनाव के पहले उन नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जो किन्हीं कारणों से माना जा रहा था कि पीछे थे, या उनके रीजन में ये माना जा रहा था कि हमारे नेता को सही यथोचित सम्मान नहीं मिला। रामपाल को भी ले ही आए बुंदेला साहब। देखिए शरद जी, सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं कि ये किसी भी सरकार के मुखिया का, मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, तो ठीक है वो करें जब, लेकिन हाँ ये है कि विलंब तो बहुत हुआ। मतलब जहाँ 35 मंत्री होना चाहिए थे मुख्यमंत्री जी को मिलाकर, वहाँ 30 हैं लगातार जब से ही सरकार बनी है। शिवराज जी जब से चौथी बार मुख्यमंत्री बने, निरंतर हर महीने सुनते रहे कि विस्तार हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मकश इतनी थी सरकार में, अंदर खानों में इतनी कश्मकश थी, इतना कितना जद्दोजहद थी कि शिवराज जी शायद निर्णय नहीं कर पाए। लेकिन ठीक है, चलो देर से आए दुरुस्त आए। लेकिन फिर भी अब एक बात कहूँगा शरद जी कि ये जो मंत्री बनाया जा रहा है इनको, 1-1.25 महीने के मंत्री, शरद जी एक जीव विज्ञान की भाषा में, एक फार्माकोलॉजी में एक शब्द होता है प्लेसिबो। प्लेसिबो बेसिकली क्या होता है शरद जी, कि जब कोई मरीज, डॉक्टर को समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं ये मरीज जो है ज़िद्दी है, ये नहीं मान रहा है, तो डॉक्टर उसको एक गोली देता, मीठी सी गोली। वो गोली ना तो फ़ायदा करती है ना नुकसान करती है। तो ये वही प्लेसिबो की गोली शिवराज जी जो इन मंत्रियों को मंत्री बनाकर दे रहे हैं। होना जाना कुछ नहीं शरद जी, 1 महीने के मंत्री रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी है कि उन क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी की हालत जो ख़राब है, उन हालातों से निपटने के लिए शायद ये मंत्री पद दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, कई सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, जैसे 2 तो मनोज सैनी साहब ने बिल्कुल स्पष्ट किए। भाई कुछ नामों की चर्चा और है, क्योंकि इंदौर एक ऐसी जगह शरद जी, पूछना चाहती है इंदौर की जनता कि जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है इंदौर, वहाँ से आपने सिर्फ 1 मंत्री रखा है, जबकि आप देखें सागर जैसी जगह, वहाँ से एक जिले में 3 मंत्री हैं। तो रमेश मेहंदोला जी में क्या कोई क्वालिटी नहीं है, क्या वो योग्य नहीं है? इसके अलावा जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में अजय बिश्नोई साहब
बदलाव आते हैं। तो ये अभी सर जी शांत नहीं होगा, ठीक है। जी। मैं तो कह रहा हूँ उनका अपना अधिकार है और शिवराज जी इसका उपयोग कर रहे हैं, करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ सर जी कि अब जो ट्रेन जो थी ना वो गंतव्य स्थान के लिए निकल चुकी है। अब आप मंत्री बनाए कुछ भी करें, उससे जनता में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। हाँ, आप इन लोगों की कुछ नाराजगी दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन शैलेंद्र जैन भी हैं, बार बार पूछते हैं कि मैं 4 बार का एमएलए हूं, मेरी क्या गलती साहब, आपने बाहर से आए व्यक्ति गोविंद राजपूत जी को मंत्री बना दिया, मेरी क्या गलती। तो ये सर जी खत्म नहीं होगा। आता हूं सेकंड राउंड में। प्लेसिबो इफेक्ट की आपने बात की, जिसका उद्देश्य ये रहता है कि क्या व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने को रुग्ण या बीमार अनुभव कर रहा है, तो उसको प्लेसिबो इफेक्ट के तहत ये कह के प्लेन वाटर भी दिया जाता है कि बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन इसमें घोली गई है, लेकिन इसके नतीजे चौंकाने वाले भी होते हैं बुंदेला साहब। इसीलिए मेडिकल में इसका बड़ा महत्व है कि कई बार उस सादे पानी से व्यक्ति एकदम फिट होकर दौड़ पड़ता है। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी। देखिए, ऐसा है कि मंत्रिमंडल का गठन, पुनर्गठन, ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है और जब वो उचित समझते हैं वो इस संबंध में फैसला करते हैं। इस संबंध में जो भी राय मशवरा है वो उन्होंने संगठन के संबंधित लोगों से कर लिया है और मेरी अपनी सीमाएं हैं, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि सही समय पर सारी चीज़ें सामने आएंगी। लोकतंत्र में एस्पिरेशंस होती हैं हर क्षेत्र के लोगों की। यूँ तो हर विधायक चाहता है कि मंत्री बने, हर विधानसभा के लोग चाहते हैं कि उनका विधायक मंत्री बन जाए। ये संभव नहीं हो सकता और 15% से ज़्यादा उसकी सीमा है। लेकिन उसमें से सभी क्षेत्रीय आकांक्षाएं पूरी हों, ये हमेशा से प्रयास होता है। लगातार मुख्यमंत्री जी जनता से मिलते हैं, जहाँ कहीं भी दूसरे राज्यों में कहीं पे भी ऐसी स्थिति होती है तो जब लोकल फीडबैक किसी तरह का आता है तो उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अपने तरीके से, अपने विवेक से उसमें सही निर्णय ले चुके होंगे। जी, बड़ी संतुलित प्रतिक्रिया है सर। मैं ढूंढता रहा कि इसका कौन सा सिरा लेकर काउंटर सवाल आपके मेरे क्षेत्र, असल में सर आप फॉर्मल सिस्टम समझिए, मेरे क्षेत्र का क्षेत्राधिकार से बहुत बाहर के ऊपर की चीज है। जी जी जी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने भी यही कह सकते हैं वो। जी हाँ, बहुत अच्छी जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है वो अपनी सीमाएं हैं उसकी। और जो युवा प्रवक्ता हैं उनके लिए ये एक बहुत आदर्श बाइट का सिरा है। वो ध्यान से देखें, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, कि जब ऐसे विषय आते हैं जिसमें आपकी मर्यादा और आपकी सीमा तय होती है तो आपको उत्तर कैसे देना होता है। अब इस पर बढ़ चढ़कर कोई युवा, माफ़ कीजिएगा मैं कोई ये नहीं कह रहा, कह सकते बहुत बढ़िया हो रहा है साहब, बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत है, इससे तो दोनों के आने से गजब हो जाएगा, तो ये गड़बड़ है। चलिए मनोज, महत्वपूर्ण बात ये है कि बीजेपी एडजस्टमेंट के एक पक्ष को, एक सिरे को बहुत छूते हुए अब तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हम लोग पहले भी ये बात कर चुके हैं, जैसे गौरीशंकर बिसेन, अगर मान लीजिए, हम सब अभी हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है कि वो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के मुकाबिल चुनाव लड़ते हैं और उधर उनकी बिटिया जो है मौसम, वो बालाघाट से मैदान में उतर जाती हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो राजेंद्र शुक्ला जी के परिवार से तो कोई नहीं है, लेकिन उनका आना उस क्षेत्र में उनकी हैसियत को बढ़ाएगा, एक मनोवैज्ञानिक बात हो जाएगी। इधर बुंदेलखंड से लोधी समाज के किसी प्रतिनिधि के आने की चर्चा है, तो वो उमा जी का जो एक स्टैक रहा है हमेशा से, और बुंदेलखंड की बात, जैसा बुंदेला जी भी वहीं से आते हैं, कह रहे थे। तो कुल मिलाकर इसका जो मोटे तौर पर ऑब्जेक्टिव है वो हैसियत बढ़ाना और समायोजन करना, यही दिखता है। इसके अलावा कोई सिरा? देखिए, इसके अलावा तो सिर्फ बाकी समीकरण हो सकते हैं। जैसे मंच से लगातार कांग्रेस भी निशाना साधती रही है, जब भी बिंद में जाती है तो वो कहते हैं कि पूछिए राजेंद्र शुक्ला अभी तक मंत्री क्यों नहीं बने। तो अब ये बोल नहीं पाएंगे मन से, अब ये कहा जाएगा कि राजेंद्र शुक्ला मंत्री बन गया, मतलब एक मुद्दा गायब हो गया। तो धीरे धीरे अमित शाह जी ने भी ये कहा, जब ग्वालियर चंबल में बैठक हुई, उन्होंने कहा ऐसे कोई मुद्दे मत छोड़िए आप जिस पर चर्चा होने लगे, अनावश्यक संवाद की स्थिति पैदा हो जाए और ऐसा संवाद जो गलतफहमी पैदा करे, पार्टी के भीतर वैमनस्यता बढ़ाए। तो अब इन सबसे आप लोग बाहर आ जाइए। तो मुझे लगता है ये उसी का एक सिरा दिखाई देता है। और आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह जी वाला सिरा शायद छूट रहा है, या आपको लगता है कि इक्वली वो भी, कांग्रेस उनको भी उस तरह से वेटेज दे रही? क्योंकि इधर फिर थोड़ा 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि अजय सिंह जी के बयान या उनकी भूमिका बहुत प्रत्यक्ष रूप से दिखी नहीं है सामने। देखिए, थोड़ी दूरी भी है। अभी तक 2 मीटिंग हुई है, उन्होंने किसी कारण बस ये भी कहा कि मैं नहीं आ रहा हूं और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है बोलने का। तो अब वही है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे से बचना भी चाहते हैं और ऐसा कोई मुद्दा नहीं देना चाहते। जहां तक गौरीशंकर बिसेन की बात करें तो निश्चित रूप से वो एक प्रभावशाली व्यक्ति, खासकर सामाजिक दृष्टि से, क्योंकि समीकरण बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं शरद जी। लेकिन आप देखिए किस तरह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। बालाघाट से 2 मंत्री हो जाएंगे, रामकिशोर वहाँ से ऑलरेडी एक मंत्री है,
और गौरीशंकर हो जाएंगे। उसी तरह बिंद से ठीक है, बिंद में तो बहुत ज़रूरत थी, हो जाना चाहिए। मालवा पूरी तरह छूटा हुआ है। यशपाल सिसोदिया लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि शायद जाते जाते उनको भी मौका मिल जाता, या रमेश मेंदोला जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले। और आज इसको लेकर जो चर्चाएं थी कि जब वरिष्ठ नेता बैठे तो कुछ चीज़ें इन पर भी चर्चा हुई, और इसीलिए आज का जो समय था उसको टाला गया और कल का जो समय है वो तय किया गया, और अंततः यही हो गया कि 2 मंत्री बनने जा रहे हैं। अभी हम देखें तो 30% की लगभग छतरी है, 25% ओबीसी है, और बाकी 3 मंत्री एससी से आते, 4 एसटी से आते हैं। तो अब साधने का कोई ऐसा प्रयास नहीं है। बिल्कुल हर मनोज, जगह और संवाद सीधी बात ये भी है कि ये इस समय सम्मान और इस समय समायोजन, यही 2 शब्द हैं। तुम्हारी अब भी जय हो, कौन- हमारी भी जी, जय हो। कितना योग्यता है किसकी, कौन कितने मतों से जीता है, कब से प्रतीक्षित है, ये मुद्दे सरकार बनने के बाद बीजेपी भी देखेगी, और अगर कांग्रेस उस हैसियत को प्राप्त करती है, दोनों ही दलों के लिए शुभकामनाएं दोनों को हैं, तो ये बात के विचारणीय मुद्दे हैं। अभी तो चुनाव है सामने, और चुनाव के इस रण को पार करने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी है वो दोनों ही पार्टियां उससे पीछे नहीं हटेंगी। बुंदेला साहब जी। सर, ये बात स्पष्ट है, ऐसे 2 नाम जो खुलकर सामने आए हैं, मनोज जी भी स्पष्ट कर रहे हैं, तो 2 नाम आप गौर करें शरद जी के एक विंध्य से आता है और एक महाकौशल से आता है। मतलब अगर आप शुक्ला जी की बात करें और इनकी बात करें बिसेन साहब की, तो दोनों नाम ऐसी जगह से आते हैं कि बिंद में भाजपा के पास एक बहुत बड़ा बेस है। हम सिर्फ 6 सीटों पर सिमटे थे। मतलब ये कहते हैं उस क्षेत्र का आपका एक कहते ना एक सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट है, क्योंकि अब कुछ सीटें ऐसी अब कांग्रेस गेन करेगी वहाँ पर। ये बात सर्वे में भी निकल कर आ रही है कि कांग्रेस को उस क्षेत्र में ज़बरदस्त गेन मिलने वाला है। और वही स्थिति हमारी महाकौशल में, कि हम महाकौशल में हम मैक्सिमम साइड पर हैं। तो भाजपा ने क्यों, लेकिन वहाँ कमलनाथ जी महाकौशल में, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं शरद जी एक इनकी रणनीति का हिस्सा कम कहें, कहीं ना कहीं एक डर है कि आने वाला चुनाव है, नाराज़गी भी बहुत है। विंद का फीडबैक भी खर, क्योंकि विंद में आप देखें कि आदिवासियों पर कई अत्याचार भी हुए। आप देखें पेशाब कांड भी वहीं विंद की भूमि पर हुआ है। तो कुछ चीज़ ऐसी मुझे लगता है उनकी भरपाई भाजपा करना चाह रही है और कुछ नहीं। बाकी मनोज जी ने बहुत सही कहा कि इंदौर एक ऐसी जगह है, मालवा खासकर इंदौर के, जो इस प्रदेश को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। 30% रेवेन्यू प्रदेश का इंदौर से आता है। इंदौर को आपने मंत्री पद से क्यों रखा है, दूर क्यों रखा है? और जो मंत्री हैं भी उषा ठाकुर जी, मुझे नहीं लगता कि इंदौर जैसे शहर के लिए वो कहीं यूज़फुल भी हैं सर। मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा, क्योंकि उनके कहीं नहीं लगता कि ये मंत्री इंदौर से ताल्लुक़ रखती, क्योंकि इंदौर का मंत्री, हम कैलाश जी कुछ भी हो, बेचारे ग्रुप हो, पार्टी कुछ भी हो शरद जी, लेकिन हम कहते हैं कैलाश जी एक योग्य मंत्री थे। ठीक है, आपने महेंद्र हडिया एक योग्य मंत्री थे, लेकिन जिस तरह से आज इंदौर में मंत्री पद का अकाल पड़ा, सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं शिवराज जी और कैलाश विजयवर्गीय जी के बीच में इक्वेशन गड़बड़ है। उस चक्कर में आप इंदौर को कहते हैं प्रताड़ित कर रहे हैं। तो मैं इस बात को गलत मानता हूँ। इसका देखिएगा आप कि बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट आएगा और भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले चुनाव में। बाकी शरद जी, मंत्री पद आप किसी को भी दे दें, कुछ भी कर लें, जनता के मुद्दे वही रहने वाले हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, दलित, आदिवासियों पर अत्याचार। हमारे कल खड़गे साहब भी ये कह के गए सागर में, जनता के मुद्दे, चुनाव के मुद्दे यही रहने वाले हैं, आप कुछ भी कर लें। और जनता भी समझती है कि अब तो कहते ना उठती हुई पंगत है बिल्कुल। अब शरद जी खाना वाना सब खत्म हो गया है। अब तो आखिरी की 2-4 कहते ना पूड़ी, 1-2 रसगुल्ले मिल जाएं तो मिल जाएं, वो बचे हैं। तो पता नहीं अब क्या सोच के शिवराज जी मंत्री बना रहे हैं। आप वैसे बुंदेला जी जी, बड़ी दिलचस्प बात मेरे दिमाग में आई। मैंने कहा जिस तरह से हम, विपक्ष की भूमिका बड़ी जबरदस्त होती है, और विपक्ष के प्रतिनिधि के नाते निश्चित तौर पर बहुत ढेर सारी फ्रीडम रहती है। जितने हाथ बंधे रहते हैं डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय सर, वो तो विपक्ष का, उतनी ही फ्रीडम आपके पास है। जैसे हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो दर्शक के नाते क्या फ्रीडम लेते हैं, अरे यार ये कैप्टन क्या कर रहा है यार, इससे लास्ट ओवर करा रहा है, पागल हो गया क्या, अरे बाप रे इसको नहीं समझ आ रहा। ऐसे विपक्ष के लिए कई बार, माफ कीजिएगा पूरे सम्मान से कह रहा हूं मैं, कि उनके पास जो, आज आप जैसी बीजेपी के लिए टिप्पणी कर रहे थे कि कैलाश जी के साथ ये, इंदौर के साथ ये, मुझे उस फ्रीडम का बड़ा आनंद आया। और ये आपका अधिकार है, आपकी ताकत है, आपकी शक्ति है। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, मैं आपकी दुविधा को मंत्रिमंडल से जुड़े सवाल से नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन कांग्रेस का लगातार कहना है कि बीजेपी हाथ बंधे हुए, टाइड हैं उसके हाथ, और अब वो एडजस्टमेंट कर रही है, एडजस्टमेंट के लिए तेजी से फैसले करने की तरफ बढ़ रही है, जो जो सजेशन सामने आ रहे हैं उनको एकोमोडेट कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है?
देखिए, लोकतंत्र में जब सरकारें बनती हैं तो उनका मूल काम जो है विकास करना होता है। और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा टर्म की सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में जितना अपेक्षित था उससे बहुत ज़्यादा काम किया है। चाहे वो सिंचाई सुविधाओं को आगे विस्तारित करने की बात हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास की बात हो। आप देखेंगे कि बजट पिछली हमारा जो कार्यकाल रहा था उसके मुकाबले भी काफ़ी बड़ा है। तो हमने विकास के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में हर स्तर पे काम किया है, विकास के मुद्दे पर हर अंचल के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया है। तो आप यह नहीं कह सकते कि हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि सरकारें मुख्यतः विकास के लिए होती हैं, आम जनता के विकास के लिए होती हैं, मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों के विकास के लिए होती हैं। रही बात की क्षेत्रीय एस्पिरेशंस की, सामुदायिक एस्पिरेशंस की, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। देश भर में जितनी भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक की सरकारें बनी हैं, लोगों की अपेक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होते हैं उनको सभी को समायोजित करना पड़ता है, उन परिस्थितियों को ध्यान रखना पड़ता है, जो जनादेश मिला उसको ध्यान रखना पड़ता है। और कुछ बातों की तरफ आपने या सैनी जी ने या बुंदेला जी ने जो बिंदु उठाए, मैं कहूँगा कि उन्होंने पूरी ध्यान से देखा नहीं चीज़ों को। मंत्रिमंडल को देखेंगे आप, यशपाल सिसोदिया साहब का जिक्र कर रहे थे कि मालवा को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो राज्यवर्धन सिंह जी हैं उसमें। आप कह रहे हैं कि इंदौर का जिक्र नहीं है, तो उषा ठाकुर जी हैं उसमें। और 230 लोगों की विधानसभा में 30-32 लोगों की मंत्री बनते हैं, 7-8 में से कोई एक ही बनेगा। अब 8 में से एक मंत्री बनने को आप मंत्री नहीं मान रहे हैं, तो अब ऐसी कैलकुलेशन कांग्रेस वाले लगाएं तो लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनका काम कहीं ना कहीं ऐसा दिखाना है कि कोई पंगत जो कांग्रेस की परंपरा है ना कि सरकार चलाना उनके लिए पंगत की तरह है, उनके लिए गुलाब जामुन खाने की तरह है, उनके लिए पूड़ियाँ मिलने की तरह है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार का ये मतलब पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसका मतलब है जनता की एस्पिरेशंस को पूरा करना। विकास के मोर्चे पर हमने हर ब्लॉक में, सारे 313 ब्लॉक में जो एस्पिरेशन जनता की हैं उनको पूरा किया है, लेकिन लोगों की व्यक्तिगत रूप से भी एस्पिरेशंस होती हैं, आंचलिक होती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए समय समय पर कदम उठाए जाते हैं और उठाए जाते रहेंगे। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार से इन बंधे हाथों के बावजूद भी पूरी तरह संतुष्ट है, और आने वाला जो हमारा समय है 3/4 बहुमत से हम फिर से सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वो ये बताती हैं कि जीत से कम दोनों ही पार्टियों को कुछ भी मंजूर नहीं है। और जैसा वो, माफ़ कीजिएगा मैं हल्का नहीं कर रहा हूं, कि जीत के लिए कुछ भी करेगा, इधर से एडजस्टमेंट मांगता है तो वो भी करेगा, ये ज़रूरी है तो उसको भी लेके आने का है, टेंशन लेने का नहीं है। ये एटीट्यूड है, और एटीट्यूड में कोई ख़राबी नहीं है साहब, क्योंकि 5 साल इस चुनाव में आपको अपना सब कुछ झोंकना पड़ता है। तो इस एटीट्यूड के साथ दोनों टीमें मैदान में हैं। दोनों को बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। अरे कमाल है, टिकट के लिए कुछ भी करेंगे, करने दीजिए सर, चुनाव सर पर है। नमस्कार।